नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। देश में सेना के खिलाफ आतंकवादियों का साथ देने वालों को आतंकवादी क्यों न माना जाए और ऐसे लोगों को देशद्रोही और गद्दार न कहें तो क्या कहें। ताल ठोक के आज ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते कुछ दिनों में कश्मीर में सेना के जवानों के साथ जो सलूक हुआ वो देश के लिए बड़ा सदमा है। 12 फरवरी को कुलगाम और 14 फरवरी को बांदीपोरा में सेना का आतंकवादियों से एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में एक तरफ आतंकवादी सेना पर गोलियां चला रहे थे और दूसरी तरफ आरोप यह है कि उनके मददगार बने स्थानीय लोग सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंक रहे थे। कश्मीर में इस दोहरे हमले से जूझते हुए सेना ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन सेना के 4 जवान भी शहीद हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से कुछ आतंकवादी बचकर भाग भी निकले। जिस कश्मीर के लिए सेना सीने पर गोली खाती है, वहीं के चंद लोग सेना पर पत्थरबाजी करते हैं, आतंकवादियों को भागने में मदद करते हैं। इन घटनाओं से सेना बेहद दुखी है और इसका इजहार खुद सेना प्रमुख ने कर दिया। सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जो लोग आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं उन्हें भी देशद्रोही माना जाएगा। सेना अध्यक्ष के इस बयान के बाद जमकर राजनीति शुरू हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें तानाशाह बताया। कांग्रेस के नेताओं ने सेना प्रमुख को अपने दायरे में रहने की नसीहत दी। सवाल यह कि जो सेना देश की हिफाजत करती है उसके खिलाफ राजनीति करना कहां तक ठीक है। जो लोग सेना के खिलाफ जाकर आतंकवादियों की मदद करते हैं उन्हें देशद्रोही क्यों ना मान लिया जाए। क्या सेना के अल्टीमेटम से अफजल प्रेमी और बुरहान प्रेमी गैंग के लोग सुधरेंगे? और सवाल यह भी कि देश के पैसे पर पलने वालों को आतंकवादियों को पालने की इजाजत कब तक मिलेगी। ताल ठोक के आज की बहस इन्हीं सवालों पर। People who are indulging in supporting the terrorists and helping them escape will be treated like overground workers of the terrorists. Then we find that the local population somehow is not becoming supportive of the actions of the security forces. If they want to continue with these acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. They may survive today, but we will get them tomorrow. Or made himself into an arrogant boaster and a bully, using army for anti-insurgency operations and internal strife in Jammu and Kashmir state was wrong from the very first day. वो हमारे इंडियन सिटीजन है, उनके साथ ऐसा आप बिहेव नहीं कर सकते। उनकी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ भी आतंकवादी की तरह ट्रीट करेंगे तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए और स्थिति को बिगाड़ने वाला कदम होगा। आर्मी चीफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कानून के खिलाफ जाता है तो वो पुलिस का काम है, स्थानीय प्रशासन का काम है। फौज का काम होता है कि आतंकी गतिविधियों में स्थानीय प्रशासन की मदद करना और उसको उसी दायरे में रहना चाहिए। ये लगता है कि आर्मी चीफ या तो हो सकता है किसी चीज़ से उत्साहित हो गए होंगे या कहीं अपना संयम थोड़ा सा खो गए। हम जम्मू कश्मीर की आवाम का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति भी अगर आतंकियों को बचाने के लिए आगे आएगा तो आतंकियों की ढाल हम किसी को बनने नहीं देंगे। कश्मीर का मामला लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं, ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। दुखी मन से दिया गया बयान है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि ऐसे बयानों में थोड़ी दूरी बनाई जाए। पूरी आवाम जो है जे.एंड.के की ये शांति चाहती है। कुछ एलिमेंट जो है ये इस प्रकार पत्थर फेंकते हैं जिनके विरुद्ध आर्मी ने सख्ती पेश करनी चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, आतंकियों का साथ देने वाले आतंकी क्यों नहीं? दूसरा सवाल, क्या सेना के अल्टीमेटम से सुधरेंगे आतंकियों के दोस्त? तीसरा सवाल, आतंकियों के दोस्तों को देश निकाला कब? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, देश के पैसों पर पलने वाले कब तक पालेंगे आतंकी?
तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, लेखक हैं, कॉलमिस्ट हैं। स्वागत है गौरव आर्य आपका स्टूडियो में। हमारे साथ शबनम लोन है, वकील है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, खासतौर से कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर। अक्सर आप उनको टेलीविजन डिबेट्स में देख सकते हैं। स्वागत है शबनम लोन आपका। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और जयवीर शेरगिल हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के युवा प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, और साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में मीडिया प्रभारी भी हैं कांग्रेस पार्टी के। स्वागत है जयवीर शेरगिल आपका भी आज ताल ठोके में। सबसे पहले जयवीर, मेरा सवाल आप ही से है। सेना पत्थर फेंकने वालों पे सवाल उठाती है, तो आपकी पार्टी सेना की नीयत पे सवाल क्यों उठाती है? रोहित जी, सबसे पहले तो अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर दूं। जिन दो नेताओं के बयान आपने अपने चैनल पे अभी दिखाए, ना तो मेरी पार्टी और ना ही मैं उससे सहमत हूं, और मैं अपनी पार्टी का स्टैंड रखता हूं। और ये कल की प्रेस ब्रीफिंग में भी उठी थी। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी आर्मी चीफ की बयान से 100% सहमत है, क्योंकि इस देश की सुरक्षा और अखंडता को जो भी ललकारेगा या आतंकवादियों या कट्टरवादियों के साथ सहानुभूति जताएगा, उसके लिए ना तो आर्मी और ना ही इस देश के किसी सिटीजन की तरफ से कोई सहानुभूति होनी चाहिए। पॉइंट 1। और उसका कारण है, आज कश्मीर एक बहुत नाजुक और गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए 2016 कश्मीर के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, हमारे सैनिकों के लिए, सिविलियन पॉपुलेशन के लिए और वहाँ के बच्चों के लिए सबसे बुरा साल निकला है। 3 महीने में 32 स्कूल जलाए गए हैं, 108 जवान शहीद हुए हैं, 32 सिविलियन की मौत हुई है और 10 टेररिस्ट अटैक हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी के साथ समझौता करना या उसको समझाना, अब वो स्थिति नहीं रही। और जो भी आर्मी के काम में बाधा डालता है, जो भी, मैं पंजाब में पला बड़ा हूं जब आतंकवाद वहां पीक पे था, और मैं जानता हूं कि आतंकवाद की कितनी भारी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है। आपके चैनल ने भी दिखाया था, बच्चे स्कूल जा रहे थे और कह रहे थे हम सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। ये जो कट्टरवादी लोग हैं जो स्कूल जलाने का काम करते हैं, ये हमारी पढ़ाई में मदद नहीं कर रहे बल्कि अमन शांति खराब करें। सर 1.5 मिनट हो गया आपका, आवाज कट गई है आपकी। ये बताते हुए अगले सवाल पे बढ़ रहा हूं संबित पात्रा की तरफ, जयवीर शेरगिल, कि आपने सबसे पहले अपनी पार्टी के उन दोनों नेताओं को डिसोन कर दिया जिनके बयान सुबह से टीवी चैनल्स पे लगातार चल रहे हैं, बार बार चल रहे हैं, और आप पहले आदमी हैं इस वक्त बैठ के ये कहने वाले कि हम इनको डिसोन करते हैं। सर इतना समय क्यों लग गया आपको? 5 बजने का इंतजार कर रहे थे क्या? जी न्यूज पे जाऊंगा तो हम इनको डिसोन करेंगे? और इतनी छूट क्यों है कि देश की सुरक्षा के मामलों में भी आप अपनी पार्टी के नेताओं को खुला छोड़ देते हैं कि जाइए कुछ भी बोलिए, मजाक बन जाए ताकि? और इतनी छूट क्यों है कि देश की सुरक्षा के मामलों में भी जयवीर आप अपनी पार्टी के नेताओं को खुला छोड़ देते हैं कि जाइए कुछ भी बोलिए, मजाक बन जाए ताकि? जयवीर मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी आप बोलिए। सर मेरा सवाल यह है, खुला क्यों छोड़ देते हैं अपने नेताओं को? मजाक बनाने के लिए देश की सुरक्षा का? सर देखिए रोहित जी, बात कोई खुला छोड़ने की नहीं है। एक पार्टी के ऑफिशियल मंच से हमने बात कल शाम को 4:15 साढ़े 4 भी क्लियर कर दी थी। आज आपके सामने भी क्लियर कर रहा हूं और दोबारा दोहरा रहा हूं कि पार्टी का बयान है कि हम आर्मी चीफ के बयान से बिल्कुल सहमत हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत हैरानी नहीं होती अगर आपकी जगह वो भी आज रिप्रेजेंट कर रही होती कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वो आपकी पार्टी का पक्ष रखने अक्सर इस प्रोग्राम में आती हैं। आप मानते हैं इस बात को सर? देखिए, अगर बयान, मैं तो आपके शो पे आ रहा हूं, वो बयान जो उनका है वो पार्टी का स्टैंड नहीं है। दूसरा, अगर ये बात है तो निर्मल सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के, जो आज भी कह रहे हैं बुरहान महानी की मौत एक एक्सीडेंट थी, उनको एनकाउंटर में नहीं मारना चाहिए था, ये उनका बयान है। आज भी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आप हमारे पार्टी की सांसद की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार जिसकी जिम्मेदारी है कानूनी व्यवस्था, वो कह रहा है बुरहान महानी की मौत एक एक्सीडेंट थी 30 जुलाई 2016 को। ऐसे लोग तो वहां सरकार चला रहे हैं। पीडीपी की सरकार पाकिस्तान को मंच से शुक्र अदा कर रही है कि चुनाव हुए,
बड़े शुक्रगुजार हैं हम आपके, उसके लिए वो आज सरकार में हैं और आपको एक नेता जो कह रहा है, मैं आपको पार्टी का प्रवक्ता होकर बता रहा हूं कि पार्टी का क्या स्टैंड है। 44 आदमी में 2 आपसे संभल नहीं रहे सर। आप मुझे कह रहे हैं कि पहले उनको आईना दिखा दो जो पूरा स्टेट संभालने के लिए बैठे हुए हैं। उनको तो मैं आईना दिखाई दूंगा सर, पहले 2 आदमी को तो संभाल लीजिए सर अपने। आपको सफाई ना देनी पड़े, जाके शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। रोहित जी, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ की लड़ाई बोलता है। 2014 तक के आंकड़े उठा लीजिए, सरहद पे क्या स्थिति थी, कितने जवानों को अपनी जान देनी पड़ी, क्या सिविलियन पॉपुलेशन थी, हमारा काम बोलता है। कईयों के कोई लोग भाषण से शासन चलाते हैं, हम अपने काम से शासन चलाते थे। होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आंकड़े हैं। 10 सितंबर पानाजी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर ने खुद माना है 200% बढ़ोतरी है घुसपैठ में इस देश की में पाकिस्तान से 200%। रैली पे खड़े होकर वो खुद मानते हैं। मैं मानता हूं, इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, कि आज सरकार को, हमारे देश को कश्मीर की चिंता है और वहां जो स्थिति बनी हुई है, 132 दिन का कर्फ्यू भी रहा है, उसकी भी चिंता है। और हमें राजनीति से उठ के कंधे से कंधा मिला के वहां की स्थिति को सॉल्व करना चाहिए। और जैसे हम सर्जिकल स्ट्राइक्स का श्रेय लेते हैं, जो इतनी जानें जा रही हैं, उनकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। सिर्फ श्रेय लेना और पोस्टरबाजी करना काफी नहीं है, और उन पीड़ित परिवारों को हिसाब देना पड़ेगा कि आज ये माहौल और ये स्थिति इतनी गंभीर और खराब क्यों है जम्मू एंड कश्मीर। सर, आपका तरीका बहुत सही है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, वो दोनों अपना खुला बोलते भी रहे। आप आके यहाँ पे ये भी कहते रहे कि हम हमारे नहीं है, ये तो अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, हमारी पार्टी का स्टैंड कुछ और है। संबित पात्रा, सवाल यह है कि पत्थर मारने वालों को, आतंकवादियों की पैरवी करने वालों को, उनका साथ देने वालों को आतंकवादी क्यों ना कहा जाए? और जो भी राजनीतिक पार्टियां आज ये बयान देकर रास्ता निकालने की कोशिश कर रही हैं, ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ये तो जम्मू कश्मीर पुलिस का मामला है, सेना को दखल ही नहीं देना चाहिए। उनको भी क्यों नहीं अफजल प्रेमी गैंग की वकील माना जाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले तो रोहित जी, मैं मेजर सतीश दहिया एवं जो अन्य 3 सेना के हमारे जवान मारे गए हैं उनको नमन करता हूं। देखिए रोहित जी, बड़ी विडंबना की बात है और बड़ा दुख का विषय है कि एक तो हम पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ लड़े, और देश में बैठे कुछ ऐसे लोगों से भी लड़े जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रंजीता रंजन और संदीप दीक्षित को तो इन्होंने नकार दिया। सुबह से रंजीता रंजन बोल रही थी और कह रही थी कि सेना प्रमुख जो है उन्होंने अपना आपा खो दिया है, वो अपने दायरे में रहकर बात करे, उसको तो नकार दिया। मगर राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पे खून की दलाली के फ्रेज का इस्तेमाल किया था। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं में इतना दम नहीं है कि राहुल गांधी के इस बयान को नकार दे। बार बार मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में कह रहे थे मोदी को हटाना होगा। सलमान खुर्शीद जाके पाकिस्तान में एक सेमिनार में कह रहे थे पाकिस्तान तो अमन चाहता है, ये हिंदुस्तान है जो अमन नहीं चाहता है। किस किस को नकारेंगे? जेएनयू में जाके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, हिंदुस्तान के 100 टुकड़े करने वालों के साथ ये खड़े थे। तो स्वाभाविक रूप से ये मनसा, ये नियति जो है कांग्रेस की और विपक्षियों की, यह तो दिखता है। मगर आप देखिए आर्मी के प्रमुख जो हैं जनरल विपिन रावत, कितना तकलीफ हुआ होगा। सतीश दहिया जी, मेजर सतीश दहिया को जब गोली लगी, उनको निकालने के लिए भी वहां पत्थरबाजी हो रही थी। वो वीडियो आज हम देख रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति वहां पर है, और इन लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक माहौल को खड़ी की जाए। यह सरकार और यह सेना पूरी तरह से आर्मी के साथ खड़ी है। सर 1.5 मिनट हो गया, कितना खड़ी है? हमने देखा था सर, जिस दिन निर्मल सिंह जी ने जाने से मना कर दिया था, वहां बच्चे पिट रहे थे एनआईटी में। कितना खड़ी है सर? 1 साल से हम देख रहे हैं जेएनयू में नारे लगाने वालों का कोई अता पता नहीं है किसी को। कौन थे, कहां से आए थे, किसने पकड़े? सर उसका जवाब दीजिएगा जब वापस आऊंगा आपके पास अगले सवाल में। अभी क्रॉस क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूं आपके पास, वापस आऊंगा। उसके पहले शबनम लोन से एक जवाब लेना चाहता हूं। शबनम लोन, सेना वहां आतंकवादियों की गोली भी खाए, इन अलगाववादियों के पत्थर भी खाए, फिर उनकी जान भी बचाए और फिर गाली भी खाए, क्यों? रोहित जी, मेरा ज़रा गला ख़राब है और मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं आपको आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसका जवाब दूंगी। सबसे पहले तो ये बात है कि आज जब मैंने ये बात सुनी, मोहनदास करमचंद गांधी बापू के देश से ये सदा आई कश्मीरियों के लिए, और वो भी हमारे आर्मी चीफ से, कि अगर रात को बच निकलोगे तो सुबह गोली खाओगे। सही है। मेजर दहिया साहब मार्टिरडम अटेंड करके, मैंने उनकी तस्वीर देखी सोशल मीडिया में, उनकी छोटी सी बच्ची के साथ उनकी तस्वीर देखी तो बेहद अफसोस हुआ मुझे
क्योंकि ये जो खून का तांडव है कश्मीर में ये जारी है। लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग दोनों साइड की स्टोरी नहीं सुनते हैं, ना ही देखते हैं। तो वहाँ पर एक सिविलियन भी वैसे ही मारा जाता है, तो एक मोहल्ला उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद अगर एक और सिविलियन मारा जाता है तो उसके बाद एक गांव इन्वॉल्व होता है। 3 सिविलियन मारे जाएंगे तो एक पूरा डिस्ट्रिक्ट और फिर पूरी वादी इन्वॉल्व हो जाती है। तो मैंने जब ये आर्मी चीफ साहब का ये बयान सुना तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इंडियन आर्मी जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस इन द वर्ल्ड मानी जाती है। और नॉर्मली इंडियन आर्मी का चीफ ये बात कभी नहीं कहेगा जितनी देर तक कि इसमें गवर्नमेंट का हाथ नहीं हो। तो मेरे हिसाब से ये बिपिन रावत साहब ने नहीं दिया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कोलूजन से ये स्टेटमेंट आया है, क्योंकि वो लोग वहां पर फेल हुए हैं गवर्न करने के लिए। मैडम 1.5 मिनट हो गया है, आपकी आवाज कट गई है, लेकिन मैं फिर आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूं। इससे पहले कि मैं गौरव आर्या से सवाल पूछूं, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो गई है। मैडम आप तो कश्मीर की हैं, जाइए ना कल सुबह अनंतनाग, जहां 7 साल के बच्चे को आगे कर दिया जाता है और कहा जाता है कि सामने जो जवान खड़ा है इसको चिढ़ाओ, इसको गाली दो मां बहन की, इसको पत्थर मारो जब तक ये बंदूक लेके तुम्हारे पीछे दौड़ ना पड़े। जाइए ना मैडम, उन लोगों को क्यों नहीं समझाती हैं आप? सेना को बैठ के आप यहां से ज्ञान देना चाहती हैं, लेकिन उन लोगों को जिनकी भाषा भी आप बखूबी जानती हैं उनको नहीं समझाना चाहती। मैं आपसे ये सुनिए, अच्छा तो एक सवाल मैं आपसे करूंगी। आप लोग हर बार कहते रहते हैं कि वहां पे सेपरेटिस्ट हैं, गिलानी साहब है, यासीन मलिक है, मीरवाइज हैं, वो जी इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है? तो लेट अस बी ऑनेस्ट अबाउट इट। अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट है और जिस तरह से आप कहते हैं कि चलिए यही माने कि आप ही सही बोल रहे हैं, तो आप मुझे ये कहिए कि आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? एज लॉन्ग एज दे आर आउट, आपका जो स्टैंड है मैं उसको कभी सही नहीं मानूंगी। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो सरकार झूठ बोल रही है। मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हाउ डू आई एज्यूम वो कैसे फिर जेल से बाहर? वो तो सलाखों के पीछे होने चाहिए। मैडम आप वीडियो नहीं देख रही हैं? उसका तो आप जवाब सेना की गाड़ी जवान को लेके जा रही है और लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, वो लोग पाकिस्तान से आए क्या पत्थर फेंकने? वही मैंने कहा, ये बदनसीबी है, ये पाकिस्तान से आते हैं मैडम पत्थर फेंकने के लिए स्पेशल। फेल हुए हैं, आप आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जहां पॉलिटिशियंस फेल हुए हैं आप आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरी ये मैसेज है आपको कश्मीर से, आप गोलियां मारना चाहते हैं मारिए, जितने लोगों को मारना चाहते हैं मारिए, बस यही जवाब है मेरा। और आपको लगता है कश्मीर की सारी कश्मीर की आवाज आप ही हैं? आपको लगता है सारे कश्मीर की आवाज आप ही हैं? हर कश्मीरी वही बोलना चाहता है जो आप बोल रही हैं बैठ के टीवी पे, है ना? आपको लगता है हर कश्मीरी वहां पत्थर लेके बैठा और घर में बम बना रहा है? हम कर क्या सकते हैं? आपको लगता है हर कश्मीरी बम बना रहा है घर में ना? हम कर क्या सकते हैं? आपको लगता है हर कश्मीरी पत्थर लेके खड़ा है सड़क पे? हर कहानी आपको लगता है ना हर कश्मीरी सड़क पे पत्थर लेके खड़ा है? हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। आप यही बताना चाहती है ना देश को कि हर कश्मीरी पत्थर लेके खड़ा है? मैं लगती हूँ पत्थर? क्या मेरे हाथ में पत्थर है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरे हाथ में कानून है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ मैडम। मेरे हाथ में इंसाफ की किताब है, तो मैं पूछ रहा हूँ मैडम, तो मैं आपसे बोल रही हूँ किताब है, अगर आपका यही है तो जाइए कम से कम रावत उन साहब लोगों से की पैरवी तो मत कीजिए जो आपके देश की सेना को पत्थर मार रहे हैं, कि जितनी गोलियां मारनी है, जितने लोगों को मारना है मारे। ये तो एक टैसिट एडमिशन है। आपको अगर अपने लोगों पे गोलियां मारनी पड़ेगी, ये तो एक टैसिट एडमिशन है कि आप फेल हुए हैं वहां। नहीं मैम, एक मिनट, नहीं, डेमोक्रेसी हैज फेल्ड। एक मिनट रोहित, हमारे सरकार पे सवाल सर, एक मिनट रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। आपके पास उसके पहले सेना पे सवाल उठाया उन्होंने। मैं गौरव आर्या से एक जवाब चाहता हूं, फिर बोलिएगा संबित और जयवीर। अरे संबित पात्रा, आपकी सरकार पे तो बहुत सवाल है। मैं जानती हूँ आपके मिनिस्टर कौन है वहां पर। मुझे ये चीज मत गिनाइए। रोहित सरदाना को नहीं मालूम होगा, मुझे मालूम है। शबनम जी, आप केवल बुरहान वानी को एक बार आतंकवादी कह दीजिए आज टीवी पे। मैं चैलेंज करता हूं, आप भी एक शील्ड है आतंकवादियों की, आप भी शील्ड है। आप एक बार बुरहान वानी को आतंकवादी कह के तो देखिए, आप भी शील्ड है। यू आर ऑल्सो अ शील्ड। आप कानून की किताब लेकर नहीं खड़ी है, आप पत्थर पे नहीं, आप इंटेलिजेंस का शील्ड बनने खड़ी है आतंकवादियों के साथ। चैलेंज करता हूँ, आप बुरहान वानी को एक बार आतंकवादी तो कह दे। अब जरा एक बार गौरव आर्या की बात सुनिए। आतंकवादी तो कह दे, कह नहीं सकेंगे।
सच बोलना सीखें। सेना का पक्ष भी तो सुनिए। अरे छोड़िए, मेरा चिल्लाना नहीं पड़ता है, जो आप आपस सच में को चिल्लाना नहीं पड़ता है, ये पॉलिटिक्स खेलते सच को चिल्लाना नहीं पड़ता है, सच को झूठ की पैरवी के लिए नहीं उतरना होता है। गौरव बुरहान वानी के सिंपैथाइजर हैं, देखिए दो चीज, इसमें 3 बातें मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे। पहली बात, जो जनरल बिपिन रावत ने बोला वो बिल्कुल ठीक बोला, मैं 100% उनके साथ खड़ा हूं और बिल्कुल ठीक बोला। किसी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी ऐसा मुल्क हो जहां पे आप आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हों और सड़क से लोग आके उनका साथ दें और उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई ना करे। पहली बात। दूसरी बात, जो ये एनकाउंटर हुआ था जिसमें मेजर दहिया शहीद हुए थे, उनके साथ 3 साथी उनके शहीद हुए थे, आर्मी किसके खिलाफ लड़ रही थी वहां पे? आर्मी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रही थी। आर्मी के जवान भी शहीद हुए हैं, आर्मी का मेजर भी शहीद हुआ है। इसका मतलब आर्मी सिविलियन पॉपुलेशन से नहीं लड़ रही थी। अगर सिविलियन पॉपुलेशन से आर्मी लड़ रही होती तो वहां पे सिविलियंस मार गिराते, लेकिन वहां पे सिविलियंस को खरोच भी नहीं आई। आर्मी वाले शहीद हुए और आतंकवादी मारे गए। तीसरी बात यह है कि जो भी आर्मी के ऑपरेशन के बीच में आएगा, ये कह रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब उन्होंने अपना आपा खो दिया। आप समझते हैं आर्मी चीफ अगर अपना आपा खो दे उसका मतलब क्या होता है? आर्मी चीफ ने जो बात बोली जनरल बिपिन रावत ने 100% सच बोली है। फौज वहां पे क्यों गई है? डेमोक्रेसी फेल हुई, पास हुई, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। फौज को एक कार्रवाई करने को बोला, फौज गई आतंकवादियों के पीछे। आज की तारीख में क्या इंडियन आर्मी श्रीनगर में है? क्या इंडियन आर्मी कश्मीर के बड़े बड़े शहरों में है? इंडियन आर्मी जाती है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करने के लिए, एंटी टेरर ऑपरेशंस करने के लिए। ये गांव वाले क्यों आते हैं उनको पत्थर मारने के लिए? क्योंकि गांव वालों को पैसा मिलता है सरहद पार पाकिस्तान से, आईएसआई से, सेपरेटिस्ट से पैसा मिलता है कि जाके इन ऑपरेशंस के बीच में पड़ो, क्योंकि फौज तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाएगी। इसीलिए तुम वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करो और इनको भागने में मदद करो आतंकवादियों की। जिस दिन फौज को आदेश मिल गए, जो कि जनरल बिपिन रावत दे चुके हैं, फौज ने 3-4 पत्थर वालों को मार डाला वहां पे जान से, सबके सब लाइन पे आ जाएंगे। उसके बाद ये सब कार्रवाइयां बंद हो जाएंगी। इनके दिमाग चढ़े हुए हैं और सब इनको सर पे चढ़ाते हैं। कोई वोट के लिए सर पर चढ़ाते हैं, कोई अपनी राजनीति के लिए सर पर चढ़ाते हैं। इनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो आतंकवादियों के साथ होता है। संबित, डेमोक्रेसी फेल हुई वो कह रही है, इसीलिए आप लोग सेना का इस्तेमाल करते हैं वहां पे। क्या यह सच है? इसका मतलब 70 साल में हिंदुस्तान कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं ला पाया, यह शबनम लोन का आरोप है और वो हिंदुस्तानी बताती हैं अपने आप को। मैं इसका उत्तर देता हूं। बोलिए। देखिए अभी इसका मतलब 70 साल में हिंदुस्तान, देखिए अभी शबनम लोन जी कह रही थी हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। हमारा पहलू क्या है? 80,000 करोड़ रुपए जो कि बिल्कुल कश्मीर का हक है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कश्मीर को क्यों दिया? ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ताकि वहां डेवलपमेंट हो, ताकि वहां स्कूल खुल सके, बच्चों को इनका कहना था, कुछ जो लिबरल्स हैं उनका कहना होता है ये जो युवा हैं इनको नौकरी नहीं मिलती है इसलिए पत्थर फेंकेंगे। अब जब नौकरी मिल जाती है तो कहते हैं नहीं नहीं ये नौकरी का विषय नहीं है, ये डेवलपमेंट का विषय नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल विषय है, इसलिए ये पत्थर फेंकेंगे, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। मैं तो शबनम जी को कहता हूं, शबनम जी कश्मीर से बहुत पढ़ी लिखी महिला है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। ये एक बार जी न्यूज में कह दे बुरहान वानी आतंकवादी था, उसको मारा, ठीक किया भारत की सरकार ने, ये तो उसको ही मानती नहीं है। वो तो कहती है बुरहान वानी को गलत मारा, बुरहान वानी आतंकवादी नहीं था। तो यहाँ टीवी चैनल में ये शील्ड बन के बैठी है एक आतंकवादी का, तो सोच लीजिए जब शबनम लोन जैसे पढ़ी लिखी महिला शील्ड बन सकती है, सड़क पे जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं पाकिस्तान से पैसे लेकर वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए अगर आर्मी चीफ ने कह दिया कि छोड़ूंगा नहीं अगर हमारे जवान मारे जा रहे हैं, तो आर्मी चीफ ने आपा खो दिया। बिल्कुल सही कहा मेजर गौरव ने, अभी कैप्टन गौरव ने, कि अगर आर्मी चीफ अपना आपा खो देना तो आप और हम यहां बैठ नहीं पाएंगे। आर्मी चीफ आपा खोता है पाकिस्तान में जहां प्रधानमंत्री को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। यह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां डेमोक्रेसी फलती फूलती है, इसलिए आर्मी चीफ कभी आपा नहीं खोते हैं। और धिक्कार है कि जब आतंकवादी अपना आपा खोते हैं तो कुछ पॉलिटिकल लोग आतंकवादियों के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं, आर्मी चीफ के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं। जयवीर, आप एक यंग नेता हैं, अच्छा लगा कि आपने आज अपना स्टैंड बदला, मगर सोचिए आपकी पार्टी कितना बड़ा डिससर्विस कर रही है कंट्री को। नेहरू ने कश्मीर के प्रॉब्लम को शुरू किया और आपके ये प्रवक्ता रोज रोज उसमें फ्यूल ऐड कर रहे हैं। जयवीर बोलिए, फिर आ रहा हूं शबनम लोन आपके पास। बोलिए जयवीर। सबसे संबित नसीहत तो आप अच्छी देते हैं, आशा करता हूं अपने प्रधानमंत्री को भी देंगे। कश्मीर जल रहा था, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री ट्वीट करके नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे और उसमें लिखा हुआ टू द ब्रदरली पीपल ऑफ पाकिस्तान, पहला। दूसरा,
उस मंच से जब पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया था कि जम्मू एंड कश्मीर में सुख चैन से इलेक्शन हो गए, तो भाजपा के नेता तालियां बजा रहे थे। शबनम लोन को तो आप कह रहे हैं कि बुरहान वाहनी को आतंकवादी कह दीजिए, पर अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल यादव को कहिए, जो कहता है, आज भी कहता फिरता है कि यह एक्सीडेंट हुआ था। तो राष्ट्रवाद का पाठ पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए। चौथा, राहुल गांधी जी की बात की, खून की दलाली की। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उत्तर प्रदेश में, श्री नरेंद्र मोदी को अर्जुन और अमित शाह को कृष्ण के पोस्टर लगाए गए। आज जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार को लेनी पड़ेगी। उन 36 सिविलियन की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। सिर्फ राष्ट्रवाद छाती ठोकना या पीठ थपथपाने से नहीं होता। रिजल्ट दिखाइए। हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट्स पे जाइए और देखिए सिविलियन कैजुअलिटी में कितनी बढ़ोतरी हुई है, आर्मी कैजुअलिटी में कितनी बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान में अब लड्डू खाते हैं शादी में और हमारे सैनिकों की यहां चिता जलती है। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमिश्नर पाकिस्तान डे मनाता है और आपके मिनिस्टर हर साल जाते हैं और वहां पे पकवान खा के आते हैं। और मेजर साहब, एक आपको छोटी सी बात मैं भी कह दूं, कांग्रेस प्रवक्ता आपने कहा बोल रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मैं हूं। मेरी बात शायद अपने चैनल पे नहीं सुनी। मैं सेना के साथ हूं, मैं पंजाब में बड़ा हूं, मैं जानता हूं सेना और पुलिस का आतंकवाद को दूर करने में कितना बड़ा हाथ होता है। जिस लीडर ने ऐसी बयान दी है, मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं और देश को आगे जाना है। मैं जानता हूं आईसिस विलायत खुरासन में डेरा जमाए बैठी है अफगानिस्तान में। विलायत खुरासन में आईसिस हमारी देश की तरफ निगाह और मंसूबे ठीक नहीं हैं। ऐसे माहौल में हम कोई भी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते, ये बातें हैं। और शबनम लोन मैडम, आपको भी एक बात कहूं, आप कहते हैं एक मिनट रोहित जी, सिर्फ एक मिनट। जब स्कूल जले या जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, जब स्कूल जले और जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, तो ये कट्टरवादी अलगाववादी कहां थे? हर कोई अपने घर में छुप छुप के बैठा हुआ था। स्कूल जब जल रहे थे, इन्होंने जलाए। बाढ़ में किसी भी घर को आपने ठीक किया? नहीं किया। आर्मी ने किया, इस देश की सरकारों ने किया, वो जो सरकारें जिस मर्जी की रही हो। तो इनके खुद के बच्चे विलायत में पढ़ते हैं और जब पत्थर उठाने की बात होती है, किसी और के बच्चे को आगे कर देते हैं। 2016 बहुत बुरा वर्ष रहा है, ये दोहराया ना जाए। हमें इसलिए बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा और सरकारों को भी जिम्मेदारी लेके ये सारी बातें जो आप पढ़ के आए हैं सर, ये रंजीत रंजन ने नहीं पढ़ी है कहीं। ये संदीप दीक्षित को नहीं पढ़ाई आप लोगों ने कभी भी बैठा के? इतने सीनियर नेता आपकी पार्टी के सर, बच्चे नहीं है ये लोग। निर्मल यादव को भी पढ़ाइए, बच्चे नहीं है सर, दोनों मंत्री को भी पढ़ाइए, बच्चे नहीं है सर, ये दोनों को भी पढ़ाइए। दोनों बच्चे नहीं है। खंडन करने के लिए दोनों बच्चे वाला को भेजिए। दोनों बहुत सीजन, बहुत पॉलिटिशियंस हैं आपकी पार्टी को भेजिए। आप खंडन नहीं कर सकते हैं जयवीर। सारी नसीहत सिर्फ कांग्रेस। ये दोनों बच्चे नहीं है सर, ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज शाम को। आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं, 132 दिन से कर्फ्यू चल रहा है, आप वहां पे पकवान और शीर नहीं जयवीर, अगर ये आपकी पार्टी का बयान नहीं है तो रणदीप सुरजेवाला जी से कहिए कि वो आज 5 बजे के बाद 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रंजीता रंजन जी को और बाकी लोगों को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है और माफी मांगते हैं हम देश से। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, आपकी पार्टी के नेता अगले दिन खुलेआम बयान देते हैं। आपकी पार्टी के नेता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद अगर अगले दिन खुलेआम बयान दे रहे हैं तो या तो वो देश का मजाक उड़ा रहे हैं या फिर अपनी पार्टी लाइन का मजाक उड़ा रहे हैं। अंद्राबिया पाकिस्तान के झंडे या तो आपके नेता अपनी पार्टी लाइन का मजाक उड़ा रहे हैं या फिर पूरे देश का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास। शबनम लोन, इससे पहले मैं ब्रेक लूं, चिंता मैं मत वापस करिए आपसे एक सवाल ना, पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान का झंडा और आईएसआईएस का झंडा नहीं दिखेगा। ठीक है, प्लीज संबित पात्रा, आप लोग पॉलिटिकल स्कोर मत कीजिए। हजम हो गया हो संबित और जयवीर शेरगिल, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने से बाज आइए। इस डिबेट में कोई नंबर नहीं मिल रहा है आपको। लोग ताली नहीं बजा रहे हैं यहां बैठ के कि आपने बढ़िया जुमला बोल दिया, आपने बढ़िया जुमला बोल दिया। प्लीज शबनम लोन बोलिए, क्या कह रही हैं आप? रोहित जी, शुक्रिया, आपने ये बात बहुत सही कही, जयवीर जी को भी और संबित पात्रा साहब को भी। मसला ये है रोहित जी, हालात कश्मीर में इस वक्त बेहद खराब हैं। मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि मैंने एक चैलेंज दिया था और सीरियसली कह रहा हूं, बुरहान वानी को एक बार आतंकवादी बोल दीजिए प्लीज। सुनिए, हो गया संबित? देखिए ये सीरियस इशू है, ये जुमला नहीं है। एक बार बुरहान वानी को आतंकवादी बोल के तो दिखाइए, आप बोलेंगे नहीं ना, उनको कह दीजिए ना। अरे हमने मारा है उसे, जो 2006 से नहीं मारा जा रहा था। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं मानते हैं।
नहीं, आपके किसने कहा मानने से क्या आतंकवादी हुआ? नहीं वहाँ पे मारते? जो आप बात करते हैं, नहीं मानते। वहाँ पे देखिए बात करते देखिए हैं, तो यहाँ पे मारते दूसरी बात करते क्यों? हैं। संबित, माना है आतंकवादी तभी तो मारा है। नहीं रोहित, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है। शबनम जी से इतना तो मानने बोल दीजिए। आप इनको पैनलिस्ट करके बुलाते हैं, जो बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं मानते, ये रेस्पेक्ट कैसे हो गई? गलत बातें मत करें। डॉक्टर संबित नो पात्रा, फ्रॉड, नो let फ्रॉड her इन complete कश्मीर, once. नहीं चलेगा। उनको आप एक बार जवान पूरा भी करने मर दें। रहे हैं, वहाँ पे सिविलियंस भी मर रहे हैं, एक बार वहाँ उनको पे पूरा मौत करने ही दें। मौत है हर जगह। मैडम एक बात हम बताइए किसी ना, को मरते हुए देखना मैडम नहीं एक बात चाहते। बताइए ना, इसलिए इसका मैडम एक बात बताइए ना, solution आप होना सेना को चाहिए। कहती हैं पैलेट गन मत जी, चलाओ, आप सरकार को कहती हैं तुम वहां सरकार मत बनाओ, तुम लोग तो फेल हो। यस, तो मुझे ये बताइए ना मैडम, आप जाइए ना उन लोगों को समझाइए ना कि तुम पत्थर मत चलाओ, उनको बोलिए ना अपने बच्चों को बाहर मत भेजो। वो सेना के सामने जब गाड़ियां जा रही होती हैं घायल जवानों को लेके, पत्थर लेके उसके पीछे क्यों दौड़ते हैं मैडम? किस लिए? बताइए तो, इसका कोई एक तर्क तो दीजिए मुझे। आपको यही बता, आप ये उसी को कहते हैं एलिनेशन। आप ये देख लीजिए कि इतना एलिनेटेड क्यों है कश्मीरी, क्या बात हो गई वहां पे? इतनी एलिनेशन आई तो तो आई जो है। 70% वोट डालता है कश्मीरी, 80,000 करोड़ मैडम जो 70% कश्मीरी वोट डालता है वो एलिनेटेड है भारत के साथ। इसकी चिंता करेंगे हम लोग, या वो 5,000 लड़के जो पत्थर मारते हैं वो एलिनेटेड है पाकिस्तान के साथ, उसकी चिंता करें? बताइए ना, वो 70% कश्मीरी बेवकूफ हैं जो वोट डालते हैं। रोहित जी सुनिए, रोहित जी ये चीजें इस तरह से एड्रेस मत कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैं आपको ये बता रही हूं कि वहां पे कश्मीर जो है वो जल रहा है और उसमें वो आग जो है वो दिन ब दिन फैलती जा रही है। आप उसको बुझाने के लिए क्या कर रही हैं ये बताइए ना। इसीलिए तो मैं आपसे आप उसको बुझाने के लिए क्या कर रही हैं? आप अपने कश्मीर की आवाज कहती है ना, बताइए आपने उसको बुझाने के लिए क्या किया है जी, सिवाय बैठ के आतंकवादियों की पैरवी करने के साथ? ये देखिए एक बात है, देखिए मैं बार बार यही कहती हूं कि मुझे अगर शिकायत भी है अपने मुल्क से, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ आपके पास यहाँ बैठी हूँ, फ्री एंड फेयरली मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ अपने आप को। ये भी एक बहुत सिफत है यहाँ की डेमोक्रेसी में, एंड उसकी मैं बहुत सराहना करती हूँ। लेकिन मैंने फिर से कहना है कि हर कहानी के दो पहलू हैं। आप जब ये कहते हैं कि जवान मर गया, देखिए जब उनकी फैमिली की हालत हम देखते हैं तो कैसा लगता है। इसी तरह से कश्मीर में पिछले 25 साल से हर रोज वहां पर इनोसेंट सिविलियंस सड़क से बुरहान वानी इनोसेंट था क्या? गोली लगती है। बताइए ना, बुरहान वानी इनोसेंट था क्या? सारा नहीं, बुरहान वानी इनोसेंट था क्या? 25 साल से हम देख बुरहान वानी इनोसेंट था क्या? वहां के लोगों की आप बताइए ना, बुरहान वानी इनोसेंट था क्या? बुरहान वानी इनोसेंट था क्या? देखिए जिसके लिए 125 दिन बंद रखा कश्मीर, देखिए वो इनोसेंट था क्या? हम अपने नौजवानों, जिसके लिए दूसरों के बच्चों के स्कूल जला दिए, वो इनोसेंट था क्या? वो रास्ता देखना नहीं चाहते। आप बताइए ना, बुरहान वानी को इनोसेंट मानती है क्या? लड़िए ना उसके लिए केस, डालिए ना पीआईएल कोर्ट में कि सेना ने गलत मार दिया इसको। क्यों नहीं लड़ती उसके लिए केस? आप क्यों नहीं पैरवी करती उसकी अदालत में? किसको? बुरहान वानी के लिए। किसके लिए? नहीं, वो महबूबा मुफ्ती और निर्मल सिंह काफी है ना। क्यों? वो आप तो केवल बैठ के टीवी में डिबेट करेंगी और पॉइंट स्कोर करेंगी कि मैं कश्मीरियों की आवाज हूं, उनकी पैरवी नहीं करेंगी। नहीं, मैं पॉइंट स्कोर नहीं कर रही हूं। मैं हमेशा कहती हूं कि बुरहान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, बुरहान को मारने की जरूरत नहीं थी। हाँ, क्यों नहीं थी मारने की जरूरत? भी बहुत बड़ी साजिश थी। एक मिनट मैम, क्यों मारने की जरूरत नहीं थी? कि उसमें कौन से कॉन्टैक्ट्स थे उसके? नहीं मैम, किसी से भी कॉन्टैक्ट हो उसके, आपको बताऊंगी मेजर। मैम ठीक, मैम इवन आई नो मैम, आई नो ऑल द इनसाइड डिटेल्स। आप वो मसला जो है हमको मैम एक मिनट, शबनम लोन जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। मसला जो भी हो, बुरहान वनी के हाथ में बंदूक थी, बुरहान वनी ने साजिश करी लोगों को मारने की, बुरहान वनी को मार दिया गया। इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है जो आप लोगों को समझ में नहीं आता? प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। मेजर मैं आपसे एक बात कहूं, बुरहान वानी को हीरो किसने बनाया? सबसे पहले आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि बुरहान वानी सोशल मीडिया में 7 साल से इतना एक्टिव था, ये मुझे बताइए, उसको कल्ट स्टेटस किसने दिया? मैम मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। बाकी अगर वो कल्ट स्टेटस, सुनिए शबनम लोन जी, मैं आपको बताता हूं, मैंने आपका सवाल समझ लिया, मैं आपको बताता हूं क्यों पड़े। मैं आपको बताता हूं, उसको कल्ट स्टेटस, उसको सुपरस्टार मीडिया सेलिब्रिटी जिसने भी बनाया, इट इज ऑफ नो इंटरेस्ट टू द इंडियन आर्मी। उसके हाथ में हथियार था, उसने हथियार चलाया, आतंकवादी संगठन का हेड था, हिजबुल मुजाहिदीन का हेड था, उसको गोली मार के उसको मार डाला। इसमें सोशल मीडिया कहां से आ गया बीच में? ही वॉज अ टेररिस्ट, वी किल्ड हिम। अब इसमें उसके मरने के 1 साल के बाद भी बहस हो रही है कि उसको हीरो किसने, जिसने भी हीरो बनाया हो
उससे हमें क्या लेना देना? आर्मी का काम यह है कि देश के दुश्मनों को जान से मारना। आर्मी ने अपना काम कर दिया और आदमी काम करके वापस चली गई। आपने लेकिन देखा ना, डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल प्रिवेल्स। आपने देखा ना कौन सा तूफान आया उसके बाद? मैम कोई तूफान नहीं है। ये तूफान जो है बुरहान वनी का, ये सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड है। पाकिस्तान से पैसे देके तूफान खड़ा करा गया है। तूफान आएगा, डर से हम नहीं मारेंगे दुश्मनों को। ये पॉलिटिशियंस इंडियन आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैम, इंडियन आर्मी का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। व्हाट इज द पॉलिटिकल, कोई नहीं कर सकता। इंडियन आर्मी इज एन एपॉलिटिकल आर्मी। उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैम, यू आर सेइंग समथिंग व्हिच इज टोटली रॉन्ग। आप गलत बयान दे रही हैं यहाँ पे। उसका इंडियन आर्मी का गलत इस्तेमाल नहीं। इंडियन आर्मी को एक काम दे रखा है। इंडियन आर्मी को, मैम एक मिनट सुनिए, इंडियन आर्मी को यह काम दे रखा है कि जो भी देश के दुश्मन हैं, जो भी एनिमीज ऑफ स्टेट हैं, उनको जान से मारना है। इंडियन आर्मी यही काम कर रही है। इसमें पॉलिटिकल फायदा कहां से आ गया बीच में? मेरा सवाल शबनम लोन एक और ये है, आप कह रहे हैं इंडियन आर्मी का पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है। वो 8-10 साल के बच्चे जो पत्थर लेके दौड़ते हैं दिन भर सेना के जवानों को देखते हुए, वो क्या पूजा के लिए उतारे गए मैदान में? उनका क्या हो रहा है? वो पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्या? यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। आपको ये अंदाजा नहीं है कि 10 साल का बच्चा है, वो कैसे, वो उसको न डर है न खौफ है मौत का। वो ये बच्चे सारे जो मिलिटेंसी के बाद पैदा हुए हैं 18-19 साल के, ये नहीं घबराते हैं मौत से। हाँ, ये सारे मिलिटेंट हैं आपके हिसाब से ना? ये सारे मिलिटेंट हैं आपके हिसाब से मिलिटेंसी के बाद पैदा हुए हैं? मैडम जरा सोच समझ के बोलिए, जरा सोच समझ के बोलिए। मिलिटेंसी के बाद पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सब मिलिटेंट हैं। कश्मीर का 70% आबादी का हिस्सा वोट डालने जाता है। वो इस देश के लोकतंत्र में आस्था जताता है। वो इस देश का हिस्सा मानता है अपने आप को। इस देश में रोजगार चाहता है। इस देश के विकास में हिस्सेदार बनना चाहता है। वो पत्थर लेके नहीं दौड़ता। पत्थर लेके दौड़ते हैं वो 5-7 हजार लोग, जिनको आप जैसे लोग अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आतंकवादियों का साथ देने वाले आतंकवादी क्यों नहीं? शबनम लोन हमारे साथ हैं, संबित पात्रा हमारे साथ हैं, जयवीर शेरगिल हमारे साथ हैं, मेजर गौरव आर्या हमारे साथ हैं। बोलिए। जो ये बात कहने की है कि वहां पे जो मिलिटेंसी के बाद की जो नस्ल है, बच्चे हैं, वो मौत से नहीं डरते और उनके मन से मौत का खौफ निकल गया, ये बातें बिल्कुल गलत हैं। सबको मौत से डर लगता है। वो तभी तक पत्थर फेंकते हैं जब तक उनको पता है कि सेना, मैं भारतीय सेना की बात कर रहा हूं, मैं पुलिस या सीआरपीएफ की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं, जब तक उनको ये कॉन्फिडेंस है कि सेना जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी तब तक पत्थर फेंकेंगे। जिस दिन सेना उतर गई, एक फ्लैग मार्च सेना ने कर दिया और एक अनाउंसमेंट कर दी लाउड स्पीकर से कि जिसने पत्थर फेंका उसको गोली पड़ेगी, ये सारे पत्थर वाले सब घर चले जाएंगे। ये सब टाइम पास वाले लोग हैं, इनको पैसे मिलते हैं पत्थर फेंकने के लिए, और ये जो इनको बताते हैं कि बहुत बड़े जिहादी हैं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इस्लाम में जिहाद को दीनी फरीदा कहा गया है, इट इज अ ड्यूटी ऑब्लिगेटरी अपॉन एवरी मुस्लिम, आई वांट टू आस्क, कोई हिंदुस्तानी मुसलमान क्यों नहीं गया कश्मीर में जिहाद लड़ने के लिए आज तक? ये पाकिस्तान के किराए के टट्टू क्यों आते हैं ये पाकिस्तान से लड़ने के लिए, या वहां से कश्मीरी ये मॉडिफाई करके भेजते हैं? हिंदुस्तानी मुसलमान आज तक क्यों नहीं गया? अगर हिंदुस्तानी मुसलमान कुछ ऐसे गुमराह बच्चे हैं जो आईसिस के लिए लड़ना चलेगा, अगर ये सचमुच जिहाद था और सचमुच अगर ये इस्लाम के साथ था, ये कश्मीर का पूरा मामला जो कि लोग कहते हैं, ये बुरहान वनी ने भी यही बात बोली, बुरहान वनी के फादर थे, उन्होंने भी इंटरव्यू में यही बात बोली, तो हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों नहीं गया वहां पे AK-47 लेके लड़ने के लिए? क्योंकि उसको पता है कि कश्मीर में चल रहा है ये पूरा फ्रॉड है, ये सिंथेटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, पाकिस्तान की वजह से पूरा शैम है ये, इसमें कोई इन तिलों में कोई तेल नहीं है। शबनम लोन, यूसुफ गिलानी खुद क्यों नहीं पत्थर लेके कभी आते खड़े होते सड़क पे? कभी क्यों नहीं यासीन मलिक को हमने देखा पत्थर लेके खड़े हुए हाथ में फेंकते हुए सेना के ऊपर? कभी क्यों नहीं हमने उन सारे लोगों को देखा पत्थर लेके हाथ में सड़क पे दौड़ते हुए, जो अपने को नेता बताते हैं, इंटरव्यू देते हैं, टीवी पे फोटो खिंचवाते हैं अपने? रोहित जी, मेरा आपसे और मेजर गौरव आर्या साहब से ये सवाल है कि अगर यासीन मलिक के खिलाफ इतने केस हैं तो आपने उनको बेल पे कैसे छोड़ा हुआ है? या तो आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो हम बोल रहे हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अगर उनके खिलाफ इतने खतरनाक केस हैं, ऑन व्हाट बेसिस हैव यू लेफ्ट हिम ऑन बेल? तो फिर आप सारे कश्मीरियों को क्यों बदनाम करते हैं? जहादी हैं? नहीं, जहादी नहीं है। सारे कश्मीरियों को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। आप जानबूझ के इस बात को घुमा रही हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, वो 5-7 हजार लोग जो पाकिस्तान के पैसे पे अलगाववाद का बीज बो रहे हैं और पत्थर लेके दौड़ते हैं सड़कों पर, आप उनको सारे कश्मीरी ठीक वैसे नहीं कहिए जैसे आप अपने आप को पूरे कश्मीर की आवाज बताती हैं और खुद को आजाद आवाज भी कहना चाहती हैं। आप अपना बोलना चाहते, सुनिए,
सुनिए ये जो पेलेट गन्स लास्ट ईयर इस्तेमाल हुए जिसमें हजारों, इस वक्त 100-150 के करीब बच्चे वहां पे ब्लाइंड हैं। मैं, शबनम लोन और हर कश्मीरी पढ़ा लिखा, हमको जिनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज का हमारा वास्ता नहीं है, हम उन बच्चों के देनदार हैं। We will give justice to them। और अगर आप उनको आतंकवादी कहें तो कहें। मैडम, देनदार तो आप लोग हैं ही, क्योंकि आप लोगों ने उनको जिन रास्ते पे ढकेला है ना, उसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं। आप लोगों ने उनको मुख्य धारा से काट के आतंकवाद के रास्ते पे ढकेला, निश्चित तौर पे आप ही लोग देनदार हैं उसके। डेमोक्रेसी आप ही लोग देनदार हैं, और उस सजा को आप लोगों को भुगतना चाहिए, बनिस्बत की वो बच्चे भुगत रहे हैं जिनको आप आगे कर देते हैं कर्फ्यू लगा होने के बावजूद पत्थर फेंकने के लिए, और खुद घरों में छुप के टीवी चैनल्स पे बैठ के बयान जारी करते हैं केवल। रोहित जी, संबित पात्रा, बोलिए अपनी बात, फिर जयवीर लास्ट कमेंट लूंगा आपसे। क्या आपने बात कही रोहित जी? रॉन्ग, आपने बिल्कुल गलत बात नहीं, सब ठीक तो आप ही कह रही हैं। सब ठीक तो आप ही कह रही हैं। बहुत देर तक बोला है, ठीक तो आप ही कह रही हैं की कोशिश कर रही हूँ। आपके हिसाब से तो पत्थर भी ठीक चल रहे हैं फिर। नहीं संबित, तुम तो हो गया आपने समझा दिया। आप कश्मीर में जाके समझाइए लोगों को। बोलता है तो बीच में मैडम यहाँ समझा रही है, कश्मीर में क्यों नहीं समझाती है? जाइए ना, एक घंटे से तो आप जाइए ना गुरेज में, एक घंटे से तो आप बता ही नहीं है, हम नहीं बोलने देते हैं कि पत्थर मत चलाओ, ये तुम्हारा देश है। अरे गोली आप खाइए ना, मैं क्यों खाऊं? आप खाओ ना। तो रोहित, तुम आके जब जिन दिनों को वहां पे हालात खराब थे तो आके खुद लाल चौक में ना रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी आपको। गोली आप खाओ, मैं हमने अपना काम बखूबी किया है, और आज भी मैं कर रहा हूं अपना काम। अगर मैं अपना काम नहीं कर रहा होता तो आज आप एक्सपोज नहीं होती देश के सामने कि आप वकील के लिबास में पैरवी करती हैं आतंकवादियों की। सच बोल रही हूँ रोहित। संबित बोलिए। स्पीकिंग द ट्रूथ। अरे आपकी तबीयत खराब थी थोड़ी देर पहले, अभी तो बिल्कुल ठीक हो गई। आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए तबीयत ठीक हो गई, और जब सेना के हमारे जवान मर गए थे उस समय मेरी तबीयत खराब है, गले से आवाज नहीं निकल रही है, अब एकदम ठीक हो गया गले का आवाज। सुन लीजिए अब हमारी बात, देखिए एक बात कान खोल के सुन लीजिए। इंसानियत उसके लिए है जो इंसानियत को मानता है, और जो हैवानियत को मानता है उसके लिए तो गोली है। आपकी तबीयत खराब है मैडम, थोड़ा सा अरे आपका गला का तो गला क्या होगा सोचिए, तबीयत खराब है, थोड़ा बोलने दीजिए दूसरों को। संबित पात्रा, तुम डॉक्टर हो ना? छोड़ो, अरे अभी आतंकवादियों के समर्थन में सारा तबीयत ठीक, डॉक्टर हूं तभी एडवाइस दे रहा हूं, तभी ना दवाई नहीं, थोड़ा शांति रखिए, ठीक हो जाएगा। मगर सुन लीजिए, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, इंसानियत के साथ इंसानियत और हैवानियत को नहीं बख्शेंगे। ठीक है, हैवानियत करेंगे तो बख्शेंगे नहीं। ठीक है, जमहूरियत पे विश्वास करने वाले मैडम सुन लीजिए प्लीज, मैडम दूसरों को भी सुनिए, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए मैडम, प्लीज दूसरों को समय जाने दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। ये पत्थर मत फेंकिए, पत्थर मत फेंकिए हम पे, सुन लीजिए, पत्थर मत फेंकिए हम पे, सुन लीजिए मैडम प्लीज। जो जमहूरियत को माने वो हमारे सराखों पर, जो हिंदुस्तान के संविधान को माने वो हमारे सराखों पर, हमारे पलकों पर, मगर जो जमहूरियत को नहीं माने, जो इंसान, मैडम ये क्या है बिहेवियर? एक बार बुरहान वानी को आतंकवादी आप कह नहीं सकती हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट का वकील किसने बनाया है ये मैं पूछ रहा हूं। आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे कर रही है मैं ये पूछ रहा हूं। आतंकवादियों को बचाने वाली ना ये आतंकवादियों के फेवर में खड़े होने वाली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे कर सकती है? समय जा रहा है। नहीं आतंकवादी नहीं, ये बता दीजिए, ये अभी तक एक बार बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं बता सकती है। आवाज बंद हो रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है। आप कहेंगे कि लोकतंत्र है, मेरी आवाज दबा दी, आवाज बंद हो रही है। जयवीर समय खत्म हो गया, फिर भी मैं एक कमेंट लास्ट में आपसे चाह रहा हूं, कब आप अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत देंगे? शेख अब्दुल्ला को हमने इसी बात के लिए बरसों बरस जेल में सड़ा दिया था, आज आपकी पार्टी के नेता पत्थर फेंकने वालों की पैरवी कर रहे हैं, वही जो नारा लगाते हैं कश्मीर की आजादी का, शेख अब्दुल्ला वाला। रोहित जी बिल्कुल गलत, हम भाजपा की तरह नहीं हैं जहां हमारे पार्टी के मेंबर आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं ध्रुव सक्सेना जैसे, ना तो हम भाजपा की तरह ना आप भाजपा की तरह हो भी नहीं सकते। सर वो पकड़े तो जा रहे हैं, इनको तो आपने पैरवी करके बचा लिया सर। बम ब्लास्ट की जयवीर साहब आप तो अपनी वकालत का फायदा दे रहे हैं रंजीत रंजन को, केंद्रीय सरकार और संदीप दीक्षित को, बीजेपी इनके पकड़े तो गए सर। जासूसी कर रही है, ये ज्यादा नुकसानदायक है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रवाद और पकड़ के जेल तो चला गया, आप तो पकड़ाने नहीं दे रहे सर, करने खड़े हो गए। पंजाब में आतंकवाद रहा और वहां आईएसआई को लाल कारपेट बिछा के आपने बुला लिया। इनका आदमी पकड़ा तो गया सर कि आईएसआई के पेरोल पे था, आप तो पैरवी करने बैठ गए सर, जमानत लेके बैठ गए उनकी, आप वकालत का फायदा दे रहे हैं।
कम से कम कांग्रेसियों ने सबको भेजा पकड़वाइए तो होगा सही, हमारे कि हमारी पार्टी में ये गलत लोग हैं, हम उनको डिसोन करते हैं। इनका आदमी मणिशंकर अय्यर ही उनका हेड होगा, कहता है उनको ये ताजपोशी करके मणिशंकर अय्यर ही उनका हेड होगा वो गिरोह का। देखिए अपने देश में कि मैं उस सेना के साथ नहीं हूं। कितनी सॉलिडेरिटी है इस देश की राजनीतिक पार्टियों यादव की, और प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगे। इस देश की राजनीतिक पार्टियों की सेना के साथ कितनी सॉलिडेरिटी है, इस चर्चा को देखने के बाद लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। हमें उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात हम यहां जरूर बता देना चाहते हैं, कम से कम जिस तरीके की प्रतिक्रिया मेरे पास दर्शकों की आ रही है, इस देश का हर आदमी सेना के साथ है। उसके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए, उसके हौसले को बनाए रखने के लिए वो हर तरह की मदद करने को भी तैयार है। और मुझे लगता है कि सेना के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।